हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से नॉरएड्रेनालिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है और स्पेसिफिकली हमने बात की थी अबाउट अल्फा रिसेप्टर और किस तरीके से वो अपने रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अल्फा 1 के थ्रू कौन कौन से रेस्पॉन्स आते हैं, अल्फा 2 के थ्रू क्या क्या रेस्पॉन्स आते हैं, ये हम डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा था जिसमें मैंने फैक्ट आपको बताए थे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो वाला लेक्चर देखिए सो दैट कि जब आप ये लेक्चर देखें तो आपके लिए आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल इफेक्ट नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब मैंने बात की थी अल्फा 1 रिसेप्टर की, ठीक है, उसके हमने इफेक्ट देखे थे, बहुत सारे इफेक्ट हमने डिस्कस किए थे क्या क्या होते हैं, बट उसमें एक इफेक्ट जो कि एक्सेप्शन भी है वो रह गया था, जो कि है इंटेस्टाइन स्मूथ मसल, ठीक है। जो आपका अल्फा 1 रिसेप्टर है जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जब भी नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, हमें इंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जबकि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बट जो इंटेस्टाइनल स्पिंक्टर है, जो स्पिंक्टर्स लगे होते हैं ना, ऊपर भी आपका एक स्पिंक्टर है, नीचे भी आपका स्पिंक्टर है, पाइलोरिक स्पिंक्टर जो ऊपर रहता है आपका जहां डियोडिनम स्टार्ट होता है, और नीचे भी आपका क्या है, इलियम और सीकल जंक्शन में आपका एक स्पिंक्टर होता है, वो दोनों कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सो हम बात कर रहे थे जब हमने अल्फा 1 के रेस्पॉन्स देखे, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, अल्फा 1 भी हमने पढ़ लिया, अल्फा 2 भी पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे ड्रग्स की। वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो सेम नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन की तरह ही अल्फा 1 पे अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो सेम नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन की तरह अल्फा 2 पे अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एंटागनिस्ट। और सेम इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी मेडिसिन है जो अल्फा 1 के रेस्पॉन्स को ब्लॉक करेगी, अल्फा 1 एंटागनिस्ट, और कौन सी ऐसी है जो अल्फा 2 के रेस्पॉन्स को ब्लॉक करेंगी, जो कि है अल्फा 2 एंटागनिस्ट, ठीक है। तो यानी कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हम आज ही की क्लास में देखने वाले हैं। बट इससे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तो मैं रिसेप्टर स्पेसिफिक होके चल रही हूँ कि अल्फा 1 पे कौन काम करता है, अल्फा 2 पे कौन काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे भी देखेंगे। बट कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी नॉन सेलेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि वो अल्फा 1 का रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी या ब्लॉक करेंगी या अल्फा बीटा का करेंगी, वो सब रिसेप्टर पे एक जैसा एक्ट करती है। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कुछ पे एक जैसा एक्ट करेंगी और कुछ पे नहीं करेंगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अगर एड्रेनालिन को आप देखें, ठीक है, एड्रेनालिन क्या करता है, अगर एड्रेनालिन रिलीज होता है तो वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे काम करता है, ठीक हो गया, यानी कि सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर आप बाहर से एड्रेनालिन इंजेक्ट करोगे तब भी। लेकिन अगर वही दूसरी ओर आप नॉरएड्रेनालिन इंजेक्ट करोगे या नॉरएड्रेनालिन आपकी बॉडी में जब काम करेगा तो वो अल्फा 1, अल्फा 2 से बाइंड होगा, इफेक्ट देगा, बीटा 1 और बीटा 3 से बाइंड होगा, लेकिन बीटा 2 का रेस्पॉन्स शो नहीं करता है, बिकॉज नॉरएड्रेनालिन बीटा 2 से बाइंड होता ही नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन आपको दिख रहा है। जैसे हम बात करेंगे आइसोप्रेनालिन की, आइसोप्रेनालिन अल्फा का बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं देती है, केवल बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर के थ्रू जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, केवल वो ही इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे बाय आइसोप्रेनालिन। तो इस तरीके से आप देखोगे मैक्सिमम, अगर मैं डोब्यूटामीन की बात करती हूँ तो डोब्यूटामीन जो है बेसिकली बीटा रिसेप्टर और अल्फा दोनों पे काम करता है, लेकिन बीटा 1 पे उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जो नॉन सेलेक्टिव हैं, जिन पे हम स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते कि ये इस रिसेप्टर पे काम करेगी या इस पे नहीं करेगी, वो सब पे काम करती है, ठीक है, कुछ को छोड़ भी देती है, कुछ पे काम करती है। बट आज के लेक्चर में जो मैं फोकस कर रही हूँ वो केवल मैं स्पेसिफिक ड्रग पे फोकस कर रही हूँ। ये जो नॉन स्पेसिफिक ड्रग है वो किसी और लेक्चर में हम एक डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली अल्फा 1, अल्फा 2 पे काम करने वाली ड्रग की, चाहे वो एगोनिस्ट हो चाहे एंटागनिस्ट हो, एज वेल एज इनकी क्लिनिकल हम इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे। कि कहने के लिए तो अल्फा 1 जो रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो सारे अल्फा
जो अल्फा रिसेप्टर के थ्रू, अल्फा 1 के थ्रू जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन, वो सारे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। बट क्लिनिकली या थेरापेटिकली उसे अभी फिलहाल हम किस डिजीज के मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर चीज का देखो बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए जाते हैं। बट फिलहाल हम उन क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे जो अभी मार्केट में यूज हो रही हैं, थेरापेटिकली यूज हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द अल्फा 1। अल्फा 1 के एगोनिस्ट देखेंगे, फिर उसके एंटागोनिस्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं विद अल्फा 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फा 1 एगोनिस्ट, ऐसी मेडिसिन जो अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होके सेम एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन की तरह ही इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सो अगर हम एगोनिस्ट की बात करें, so in this case we have phenylephrine and second one is methoxamine. Okay, ये दो ड्रग हमारे पास हैं जो क्या करती हैं, आपकी अल्फा 1 पे ही काम करती हैं, बाकी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होंगी। तो आप इन्हें बोल सकते हो अल्फा 1 सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये फिनाइलेफ्रिन और मिथॉक्सामिन मार्केट में किस डिजीज के मैनेजमेंट में यूज हो रही है। हालांकि इफेक्ट वो सारे अल्फा 1 के जितने हमने इफेक्ट दिखाए हैं वो सारे प्रोड्यूस करेगी, बट जो हमारा थेरापेटिकली अभी मार्केट में यूज हो रहा है हम केवल उसकी बात करेंगे। क्यों करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, क्योंकि बाकी चीजों के लिए और भी बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, है ना, इसीलिए अभी हम केवल थेरापेटिक यूज की बात करेंगे। तो अगर मैं थेरापेटिक यूज की बात करूं तो जो फिनाइलेफ्रिन या मिथॉक्सामिन है ये दो इंडिकेशन में यूज होता है। एक तो यूज हुआ ये नजल डिकॉन्जेस्टेंट की तरह, ओके, और सेकेंड इसका यूज है आपका एज ए माइड्रियाटिक। ठीक है, ये दो यूज है या दो आप बोल सकते हो इसके एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी अबाउट नेजल डीकंजेस्टेंट कि ये नेजल डीकंजेस्टेंट है क्या और फिनाइलेफ्रिन या मिथॉक्सामिन इसके लिए क्यों यूज हो रहा है। देखो, नेजल डीकंजेस्टेंट मतलब सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे कि कंजेशन होता क्या है, तभी तो डीकंजेस्टेंट की बात होगी, है ना। कंजेशन का मतलब क्या होता है, क्यों होता है ये, बेसिकली जब आपके नेजल कैविटी में बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्म होने लगता है। ठीक है, अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, नेजल कैविटी में कंजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो जो कंजेशन को ठीक करने का तरीका क्या है, उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जो वो म्यूकोसा है कहाँ से बन रहा है, आपकी जो नेजल कैविटी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर से ही तो आपका फ्लूइड या सारी चीजें मिल रही है ना। वो म्यूकोसा जो फॉर्म हो रहा है वो उसी की वजह से तो हो रहा है। अगर आप किसी भी तरीके से वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो नेजल कैविटी में जो आपका ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा और जो आपका बेसिकली जो म्यूकस फॉर्म हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो नेजल आपका कंजेशन हो रहा है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आप जानते हो ना कि अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से क्या होता था, ब्लड प्रेशर बढ़ता था। क्यों बढ़ता था, क्योंकि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था। और यहाँ पे जो फिनाइलेफ्रिन और मिथॉक्सामिन है सेम यही काम करते हैं, प्रेशर एजेंट की तरह काम करते हैं। आपकी नेजल कैविटी में जो आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो म्यूकस फॉर्मेशन है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो आपका म्यूकस बन रहा है वो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड से ही आपका फॉर्म होता है, ब्लड के अंदर के कंपोनेंट ही होते हैं जो म्यूकस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कंजेशन हो रहा है वो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अल्फा 1 एगोनिस्ट फिनाइलेफ्रिन या मिथॉक्सामिन को एज ए प्रेशर एजेंट या नेजल डीकंजेस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो यूज है वो है एज ए माइड्रियाटिक। अब माइड्रेटिक क्यों चाहिए, आपको पता है जब हम बात करते हैं वाइड एंगल जो हमारा ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा के केस में क्या होता है, पूरा मैंने कंप्लीट लेक्चर आपको बताया था। ग्लूकोमा के केस में क्या होता है, हमारा एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो तो चलो दो केस बनते थे कि एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन उसकी
ड्रेनेज नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन क्या था कि एक्वस ह्यूमर बहुत ज्यादा बन रहा है और ड्रेनेज नॉर्मल है, लेकिन वो उसे क्या कर पा रही है, बैलेंस नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो एक्वस ह्यूमर के ज्यादा होने की वजह से हमारी आंखों के अंदर जो हमारा जो ऑकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और क्या होता है, विजन लॉस हो सकता है। सो ये तो था ग्लूकोमा। तो हमारा यहाँ पे मेन एम क्या होता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, कि हम इंट्राऑकुलर प्रेशर को किसी भी तरीके से कम करें। अब यहाँ पे भी सेम ही वही मैकेनिज्म है बेटा। जब मैंने बताया आपको नेजल के केस में मैंने क्या बोला, ब्लड की सप्लाई को कम कर दो, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, ब्लड की सप्लाई कम होगी तो म्यूकस कम बनेगा, क्योंकि म्यूकस ब्लड के कंपोनेंट से ही बनता है। सेम एक्वस ह्यूमर को भी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो वाटर है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड वगैरह, यही तो है जो एक्वस ह्यूमर बनाते हैं। ग्लूकोज कहाँ से आता है, ये सारा आपका ब्लड से आता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से जो आपकी सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी में प्रेजेंट जो हमारा क्या रहता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन्हें आप कॉन्स्ट्रिक्ट करा दो, तो उससे क्या होगा, उन ब्लड वेसल्स से जो आपका क्या हो रहा था, एक्वस ह्यूमर जो बन रहा था, क्योंकि एक्वस ह्यूमर बनाने के लिए बाहर से कुछ नहीं आता। देखो हमारी बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस हो रहे हैं वो अल्टीमेटली आपके ब्लड कंपोनेंट से ही हो रहे हैं। ब्लड में ही प्रेजेंट ऐसी चीजें हैं जो क्या बना रही है, इन चीजों को बनाने में हेल्प कर रही है। एक्वस ह्यूमर भी ब्लड से ही बनता है, ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट से ही बनता है। तो अगर आप ब्लड के फ्लो को कम करा दोगे तो एक्वस ह्यूमर कम बनेगा और इंट्राऑकुलर प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी आपने वही आप बोल सकते हो, वही फैक्ट को यूज किया कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, ठीक है। सीलियरी बॉडी में जो प्रेजेंट वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कम हो गया। एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कम हो गया तो इंट्राऑकुलर प्रेशर कम हो गया। इंट्राऑकुलर प्रेशर कम हो गया तो खुद ब खुद जो आपका ग्लूकोमा था उसे ट्रीट आपने कर दिया। ये पहली चीज है जो आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो, फिनाइलेफ्रिन और मिथॉक्सामीन को। और दूसरा इसका एक और इफेक्ट है, ये तो एक मैंने प्लस इफेक्ट आपको बताया। दूसरा आपने देखा था कि आई में ये क्या करता है, माइड्रियासिस कॉज करता है अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से। जो हमारी रेडियल मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेडियल मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो उनसे क्या होता है, हमारा प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जब माइड्रियासिस होगी तो उससे क्या होगा बताओ, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये दो ही हमारी सिचुएशन है जहां पे हमारा अल्फा 1 एगोनिस्ट क्लिनिकली थेराप्यूटिकली यूज होते हैं। अदरवाइज इफेक्ट और भी हैं, लेकिन इनके लिए और भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो ये था ऑल अबाउट अल्फा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चलिए पहले हम अल्फा 2 एगोनिस्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट के केस में हमारी जो ड्रग आती है वो कौन सी है, क्लोनिडीन, ठीक है। क्लोनिडीन हमारी ड्रग है जो किसमें कैसे यूज होती है, अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरह यूज होती है। नाउ क्लोनिडीन किस पर्पस के लिए यूज होती है, वैसे मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, वैसे क्लोनिडीन से बेटर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, बट फिर भी जो क्लोनिडीन है हमारी हाइपोटेंसिव ड्रग की तरह यूज होती है। ये बेसिकली क्या करती है, आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, नॉरएड्रेनालिन का रिलीज कम हो जाता है ना, जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो कम हो जाता है, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था। तो नॉरएड्रेनालिन कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉरएड्रेनालिन की वजह से ही तो क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। तो आप जानते हो ना, अल्फा 2 का मैंने ब्लड प्रेशर पे आपको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स बताया था कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता जरूर है, लेकिन फाइनली क्या होता है, वैसो डायलेशन। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो कभी भी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका जैसे सर्जिकल प्रोसीजर में बेसिकली अगर बीपी वगैरह बढ़ा हुआ है तो उस केस में आप इसे हाइपोटेंसिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो क्लोनिडीन की फर्स्ट आपकी जो यूज है, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन है, वो क्या है, एज एन हाइपोटेंसिव आप इसे यूज कर सकते हो, बीपी को कम कराने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। और सेकंड ये आपका क्या होता है, ADHD
अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है आपका। बेसिकली एडीएचडी के लिए वैसे और भी बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में जिस इंसान को ये दिक्कत होती है, ठीक है, वो क्या करता है, ये बेसिकली हमारे ब्रेन में सिंपैथेटिक आउटफ्लो के ज़्यादा होने की वजह से ये दिक्कत आ सकती है। एक कॉज ये भी है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो इंडिविजुअल है वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है, उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कंट्रोल नहीं होती हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी दूसरे इंसान से उसे कंपेयर करोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा आपका क्या लगेगा, आप बोल सकते हो क्वाइट टाइप का लगेगा, है ना, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। सो ये आपकी सिचुएशन है जिसमें इंसान की जो अटेंशन है चीज़ों को लेके, जो आपका फोकस करने की पावर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्लोनिडीन को यूज़ किया जाता है। बट वही बात है कि एडीएचडी के और भी रीज़न हो सकते हैं, बट अगर एडीएचडी सिंपैथेटिक आउटफ्लो के ज़्यादा होने की वजह से है तो क्लोनिडीन उसके लिए यूज़ हो सकता है। तो ये थी क्लोनिडीन की एप्लीकेशन, यानी कि अल्फा-2 एगोनिस्ट की एप्लीकेशन, कि कौन से केस में आप क्लोनिडीन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो था अबाउट एगोनिस्ट, चाहे अल्फा-1 थे चाहे अल्फा-2 थे। अब हम बात करेंगे अबाउट एंटागनिस्ट। ठीक है, एंटागनिस्ट कौन सी होती है, वो आपकी बेसिकली किस चीज के लिए आप यूज करने वाले हैं। तो चलिए एंटागनिस्ट डिस्कस करते हैं। सो इसे यहां से रिमूव कर देते हैं। एंटागनिस्ट, ठीक है, दोनों के एंटागनिस्ट देखते हैं। यानी कि आप इन्हें क्या बोलेंगे, अल्फा-1 एंटागनिस्ट, अल्फा-2 एंटागनिस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं ब्लॉकर्स की बात पे अब आ गए हैं हम लोग, तो ब्लॉकर्स भी आप देखोगे ना, अगर मैं अल्फा की ही बात कर रही हूँ तो अगर मैं अल्फा ब्लॉकर्स की बात करूँ तो वो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव दोनों होते हैं। सेम वही बात, जो अल्फा नॉन सिलेक्टिव है, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो अल्फा-1 को भी ब्लॉक करेगी, अल्फा-2 को भी ब्लॉक करेगी, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसमें कौन कौन सी आती है, मैं यहाँ पे उनके नेम मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, जो हमारी नॉन सिलेक्टिव है वो कौन सी है, फेनॉक्सीबेंजामिन के, और सेकेंड ड्रग है हमारे पास फेंटोलामीन। ये ड्रग ऐसी है, दोनों की दोनों ये क्या है, आपकी नॉन सिलेक्टिव है। और इनमें डिफरेंस ये है कि फेनॉक्सीबेंजामिन के थ्रू अगर रिसेप्टर की ब्लॉकेज आप करा रहे हो, क्योंकि ये तो नहीं देखेगा कि अल्फा-1 है अल्फा-2 है, दोनों को ही ब्लॉक कर देगा, तो इसके थ्रू जो ब्लॉकेज होती है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी कि उसको दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो हो गया। बट फेंटोलामीन के थ्रू जो आपकी ब्लॉकेज होती है वो रिवर्सिबल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डिफरेंस है, जो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में, कि ये क्या है आपका इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है। बट अगर मैं बात करूं इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन की, कि आपका कौन से केस में ये यूज हो सकती है, तो फेनॉक्सीबेंजामिन आपकी, वैसे तो इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि अल्फा-1 अल्फा-2 का मैं अगर ओवरऑल इफेक्ट देखूं तो ब्लड प्रेशर को इनिशियली ये दोनों ही बढ़ाते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन ही कॉज करते हैं। तो फेनॉक्सीबेंजामिन को हम हाइपोटेंसिव की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा-1 और अल्फा-2 दोनों को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, एक तो ये इसका यूज हो सकता है, बट यूज नहीं करते हैं ज्यादा केसेस में, क्योंकि हाँ, इसके बहुत सारे आपके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो बात है फेंटोलामीन, इन दोनों में से फेंटोलामीन ज्यादा हमारा, देखो इरिवर्सिबल को हम ज्यादा यूज नहीं करते, जो रिवर्सिबल फेंटोलामीन है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके यूज होते हैं आपके, ये केवल जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। ये फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, जो हमारा ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का, उसे बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, तो ये एड्रिनल मेडुला का जो ट्यूमर है, इसका पता लगाने के लिए, इसकी डायग्नोसिस के लिए फेंटोलामीन को यूज किया जाता है। अगर फेंटोलामीन देने के बाद, ठीक है, अगर किसी को एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है तो क्या होगा, अगर ट्यूमर होगा तो क्या होगा, वहां पे बहुत एक्सेसिव सेल पॉलिफरेशन होगा, तो उतना ही ज्यादा एड्रेनलिन बनेगा। ठीक है, अब अगर आप फेंटोलामीन दे रहे हो, फेंटोलामीन क्या करने वाला है, अल्फा-1 अल्फा-2 के थ्रू जो रेस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि जो बीपी बढ़ रहा है उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है,
क्योंकि बीटा के थ्रू तो क्या होता है, बीपी कम ही होता है। तो अगर आपने फेंटोलामीन दिया, लगभग 5 mg फेंटोलामीन दिया जाता है, सो अगर देने के बाद अगर ब्लड प्रेशर में बिल्कुल क्या आता है, शार्प डिक्रीज आता है, बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, तो वो इंडिकेटर होता है कि हाँ इंसान को फियोक्रोमोसाइटोमा है। ठीक है, क्योंकि एड्रेनलिन के रेस्पॉन्स को इसने क्या कर दिया, फेंटोलामीन देने के बाद एड्रेनलिन के जो रेस्पॉन्स थे उसे क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया। बट ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बिकॉज जो आपका एड्रेनल मेडुला ही नहीं है जिससे एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है। हमें पता है कि नॉर एड्रेनलिन हमारा ह्यूमरल ट्रांसमिशन यानी कि न्यूरॉन के टर्मिनल में भी प्रेजेंट होता है। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जो आपका बीपी बढ़ा था वो एड्रेनल मेडुला के ट्यूमर की वजह से ही बढ़ा था, हो सकता है न्यूरोनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो फेंटोलामीन है ये यूज होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये इसकी क्या है, पहली इंडिकेशन है जहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, बट स्टिल इनके इतनी ज्यादा क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक। ये तो क्या थे, नॉन स्पेसिफिक थे, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के रेस्पॉन्स को ब्लॉक करेंगे। बट अगर हम स्पेसिफिक होके चलते हैं तो स्पेसिफिक में देखते हैं कौन सी आती है एंटागनिस्ट। यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंटागनिस्ट आएंगे हमारे पास। प्राजोसिन, ये अल्फा 1 एंटागनिस्ट है। ठीक है, प्राजोसिन, टेराजोसिन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी ड्रग होती है। एक यहाँ पे मैं दूसरी कैटेगरी की लिख देती हूँ, टैमसुलोसिन। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, अल्फा 1 एंटागनिस्ट है। स्पेसिफिकली ये अल्फा 1 रिसेप्टर को एंटागनाइज करती है। और अल्फा 1 का भी अगर मैं आपसे डिटेल में जाएं तो अल्फा 1 के भी फिर से सब टाइप होते हैं। जैसे मैंने अल्फा 2 के सब टाइप आपको बताए थे, अल्फा 1 के सब टाइप भी होते हैं। और जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट जो अल्फा 1 के सब टाइप हैं उन्हें ये दो ड्रग जो मैंने स्टार्टिंग की दो आपको बताई है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, ये दोनों ब्लड वेसल पे काम करती है। यानी कि ये क्या करेगी, सीधे सीधे आप क्या बोलोगे, ये बीपी को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, ये जो प्राजोसिन टेराजोसिन है ये कहाँ पे काम करती है, ऑब्वियसली अल्फा 1 पे काम करती है। बट अल्फा 1 की कौन सी आइसोफॉर्म पे काम करती है, जो हमारी ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल पे। तो इसका जो इफेक्ट आएगा इन ड्रग्स का वो ज्यादातर कहाँ आएगा, ब्लड वेसल्स पे ही आएगा। यानी कि जो बीपी बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो प्राजोसिन टेराजोसिन आप हाइपोटेंसिव की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये टैमसुलोसिन आपको जो ड्रग दिख रही है, इसके साथ और भी मेरे पास है एल्फुजोसिन भी इसी के साथ की ड्रग है आपकी। तो ये जो टैमसुलोसिन आपको दिख रही है ये कहाँ पे प्रेजेंट, ये बेसिकली अल्फा 1 की उन आइसोफॉर्म्स पे काम करती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। ओके, क्योंकि याद रखिएगा आइसोफॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूरिनरी ब्लैडर की बात करती हूँ तो अल्फा 1 बी और अल्फा 1 डी ये आइसोफॉर्म है जो ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। तो स्पेसिफिक हो सकते हो, देखो आप जरूरी नहीं है आप कोई ड्रग दे रहे हो तो वो सारे रेस्पॉन्स को ब्लॉक करेगी। आप अल्फा 1 की उस आइसोफॉर्म को भी ब्लॉक करा सकते हो जो आप चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने किया, प्राजोसिन और टेराजोसिन ने उस आइसोफॉर्म को ब्लॉक किया जो ब्लड वेसल में थी। ठीक है, बाकी को कुछ नहीं होने दिया उसने। जबकि टैमसुलोसिन ने स्पेसिफिकली कहाँ पे काम किया, उन आइसोफॉर्म्स पे काम किया जो कहाँ थी, यूरिनरी ब्लैडर में थी। तो ब्लैडर में जब आपको पता है कि ब्लैडर में होता क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में ब्लैडर में क्या होता है, मैंने बताया था आपको। अल्फा 1 का अगर हमने रेस्पॉन्स जब ब्लैडर में देखा था तो हमने क्या देखा था कि ट्राइगोन जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और ट्राइगोन में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है हमेशा ध्यान रखिएगा मिक्सचुरेशन हिंडर होता है, यानी कि यूरिनेशन नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इस केस में भी क्या होगा, जब आप टैमसुलोसिन दोगे तो क्या होगा, अब यूरिनेशन होगा। समझ में आ रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से यूरिनेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही आप अल्फा 1 रिसेप्टर के ब्लॉकर टैमसुलोसिन को दोगे जो कि ब्लैडर में प्रेजेंट रिसेप्टर पे काम करता है, आइसोफॉर्म्स पे काम करता है, तो अब क्या होगा, यूरिनेशन होगा। इसीलिए टैमसुलोसिन स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। जब किसी भी मेल में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिनेशन में दिक्कत आती है। तो आप टैमसुलोसिन दे सकते हो जिसकी वजह से क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर की
जो आइसोफॉर्म अल्फा 1b और अल्फा 1d आपकी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मिक्सचुरेशन नहीं हो पा रहा था वो अब आसानी से होने लगेगा। तो ये आपको इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन पता होनी चाहिए। और मैं बात करूँ प्राइजोसिन टेराजोसिन, तो ये आपको सीधे सीधे हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटागनिस्ट ऑफ अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 1 एंटागनिस्ट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में अल्फा 2 एंटागनिस्ट। और अल्फा 2 एंटागनिस्ट में हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल है वो कौन सी है, योहिम्बीन है। ठीक है, योहिम्बीन हमारी ड्रग है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये योहिम्बीन हमारी ड्रग है ये ज़्यादातर वेटनरी यूज में काम में लाई जाती है, ह्यूमन में इसका यूज नहीं होता है। और वेटनरी केस में भी ये कब यूज होती है, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए सिडेशन आपको रिवर्स करना है सपोज, क्योंकि अल्फा 2 एगोनिस्ट की वजह से जो सिडेशन होता है, मैंने फैक्ट आपको बताया नहीं एगोनिस्ट के केस में कि अल्फा 2 एगोनिस्ट अगर किसी को आप देते हैं तो उसकी वजह से सिडेशन फील होता है। तो अगर उस सिडेशन को आपको रिवर्स करना है, मान लो आपने किसी एनिमल की सर्जरी की थी, ठीक है, वेटनरी केस में, तो एनिमल की सर्जरी के बाद अब आपको उसको वापस कॉन्शियस करना है, तो उस केस में योहिम्बीन का यूज होता है। तो अदरवाइज ह्यूमन में इसका यूज नहीं होता। वेटनरी पर्पस के लिए सिडेशन को रिवर्स करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 1 ब्लॉकर एंड अल्फा 2 ब्लॉकर। तो ये हमने सिलेक्टिव केस डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव तो हम करेंगे ही, बट सिलेक्टिव केस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द मैं आंसर कर सकूं। थैंक यू।